हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। डेली फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे संस्कृत। और संस्कृत में कौन सा टॉपिक है आज? तो 1 से 30 तक संख्याओं का ज्ञान, यानी संस्कृत में 1 से 30 तक गिनतियां कैसे लिखी जाती हैं, इनके बारे में आज हम सीखेंगे। और इससे देखिए, इस लेक्चर से आपके 2 नंबर कंप्लीट होंगे। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। अभी हम आपको बताएंगे, देखिए कितनी कितनी बार एक कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1 से 10 तक गिनतियां लिखी संस्कृत में, या कहेगा 10 से 20 के बीच की गिनतियां लिखी। ठीक है, या कहेगा देखिए 20 और 30 के बीच की गिनतियां लिखी। बस आपके सिलेबस में केवल 30 तक गिनतियां हैं। ठीक है, बस इसके ऊपर नहीं सीखने की जरूरत है। बताने का हम क्या है कि अभी हम 50 तक बता दें, लेकिन उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, मेन आपके सिलेबस में दिया है 1 से 30 तक गिनतियों का ज्ञान। ठीक है, बस तो आपको 1 से 30 तक गिनतियां संस्कृत में सीखनी है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर पढ़ रहे थे संभाव्य शिक्षण विधियां। संभाव्य शिक्षण विधियां। तो इस चैप्टर में हमने 3 विधियों को पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक रह गया था इस चैप्टर का, अनुकरण वाचन। यानी अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन। तो सबसे पहले हम अनुकरण वाचन क्या होता है और आदर्श वाचन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, फिर हम 1 से 30 तक गिनतियों के बारे में सीखते हैं। तो आइए चलिए, देखिए संस्कृत शिक्षण में अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन 2 महत्वपूर्ण विधियां हैं। ठीक है, यानी जब संस्कृत आप सीख रहे होते हैं तो उसमें एक अनुकरण वाचन होता है, एक आदर्श वाचन होता है। ठीक है, जिनका उपयोग छात्रों को शुद्ध उच्चारण और प्रभावी पठन कौशल सिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि आदर्श वाचन क्या होता है, फिर इसके बाद हम समझते हैं कि अनुकरण वाचन। तो देखिए, आदर्श वाचन। आदर्श वाचन वह प्रक्रिया है, वाचन मतलब बोलना। ठीक है, आदर्श वाचन, जैसे हम पहले समझ लेते हैं वाचन, यानी वाचन क्या है? बोलना। जो आप बोल रहे हैं, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, यानी आप सुन रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ? यानी वाचन कर रहा हूँ। तो समझिए, आदर्श वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष किसी पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित लय, गति, विराम चिन्हों का पालन करते हुए और सही हाव भाव के साथ प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी आदर्श वाचन क्या है? जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है वो होता है आदर्श वाचन। ठीक है, शिक्षकों का उद्देश्य होता है कि कि छात्र उसे सुनकर सही ढंग से पढ़ना सीखें और पाठ के भाव को समझें। यानी देखिए, इसमें शिक्षक का मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र इसे सुने और सुनकर सही ढंग से पढ़ना और उसके हाव भाव को सीखें, यानी पाठ के भाव को सीखें। यह वाचन छात्रों के लिए एक आदर्श या मॉडल के रूप में कार्य करता है, जिसका वे अनुकरण करते हैं। ठीक है, तो यानी इसका देखिए मेन भाव क्या है? यानी जो आदर्श वाचन है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या ये हुआ? ये आदर्श वाचन हुआ। और आप सीख रहे हैं, यानी आप अनुकरण कर रहे हैं। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा किया जाता है, यानी टीचर के द्वारा। अगला है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन वह प्रक्रिया है जिसमें छात्र शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श वाचन को सुनकर दोहराते हैं। यानी अनुकरण वाचन वह प्रक्रिया है, क्या है? तो देखिए, जो छात्र जो शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों का जब दोहराव करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन। यानी शिक्षक क्या करता है? आदर्श वाचन। इसके बाद बच्चे जब उसका अनुकरण करते हैं तब उसे हम कहते हैं अनुकरण वाचन। जैसे शिक्षक एक वाक्य या एक भाग पढ़ते हैं। ठीक है, जब शिक्षक जैसे कोई एक वाक्य या कोई भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फिर छात्र सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से उसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जब अभी आप जाएंगे, जब आपकी टीचिंग लगेगी, तो देखना जब आप स्कूल में जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ जब छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, तो जैसे आप कोई पाठ पढ़ा रहे होते हैं, तो जैसे आप कोई एक लाइन पढ़ाएंगे, एक लाइन
जैसे कोई कहानी आप सुना रहे हैं या कोई कहानी आप बता रहे हैं, तो उसकी एक लाइन आप पढ़ाएंगे, इसके बाद जो बच्चे दोबारा दोहराएंगे उसको, वही लाइन को दोबारा बच्चे दोहराएंगे, तो हम उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। ठीक है। फिर समझिए, अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को शुद्ध उच्चारण, उचित लय और गति का अभ्यास कराना। यानी अनुकरण वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जिससे कि देखिए छात्र शुद्ध उच्चारण कर सकें। देखिए जब तक आप उच्चारण उनको बताएंगे नहीं, जब आप बोलेंगे तो बच्चे आपसे सुनेंगे और इसके बाद उसका उच्चारण करेंगे। उ, उसी प्रकार से उचित लय, यानी किस हिसाब से बोलना है, क्या लय होना चाहिए, किस प्रकार की गति होनी चाहिए, ये सारा कुछ अभ्यास कब किया जाता है? जब आदर्श वाचन टीचर करता है, इसके बाद उसी शब्दों का जब बच्चे दोहराव करते हैं तो उसे हम क्या कह देते हैं? अनुकरण वाचन। देखिए यह छात्रों को आत्मविश्वास विकसित करने और अपनी पठन क्षमता को सुधारने में मदद करता है। यानी जो अनुकरण वाचन से है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है और उनकी पठन क्षमता सुधारने में मदद करता है, यानी पठन क्षमता का विकास होता है। ठीक है। तो चलिए इसे हम संक्षेप में समझते हैं, यानी शॉर्ट में। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाता है। यानी आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षक द्वारा, ताकि छात्र सही पठन का मॉडल देख सकें। जबकि अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा उस मॉडल का पालन करते हुए किया जाता है, ताकि वे अपने पठन कौशल को बेहतर बना सकें। ठीक है। तो ये देखिए आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन का ही अंतर था कि किस हिसाब से कौन किया जाता है, यानी आदर्श वाचन कौन करता है और अनुकरण वाचन कौन करता है। तो बस आपको यही इतना ही समझना है और इतना ही लिखना है। देखिए जो अनुकरण वाचन है और आदर्श वाचन, ये तो इसमें अंतर रहा। ठीक है, जो हमने बताया इस संक्षेप में। ये काफी देखिए इजी है, ऐसा नहीं कोई टफ है। देखिए आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको इतना ही लिखना है, इसके अलावा ज्यादा कुछ फालतू का लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जो अनुकरण वाचन और आदर्श वाचन आप एक नोट कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम समझते हैं गिनती। संस्कृत में 1 से 30 तक गिनतियां कैसे लिखी जाती हैं। तो देखिए संस्कृत में 1 से 30 तक गिनतियां, देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया 1 से 20 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। देखिए 11 से 19 तक की संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए, 2017 में पूछा गया। फिर देखिए 15 से 20 तक संख्या वाचक शब्दों को संस्कृत में लिखिए। ठीक है। 18 में पूछा गया। फिर देखिए 1 से 10 तक की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए, 2019 में पूछा गया। फिर देखिए 1 से 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, 2022 में पूछा गया। यानी हर बार ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये समझ लीजिए आपके फ्री के नंबर हैं, 2 नंबर आपके ये कहीं नहीं जाएंगे। बस आपका थोड़ा सा आपको इसको समझना है और 1 2 बार रिवाइज कर लेना है। जैसे संस्कृत में एक को क्या कहते हैं? एका। ठीक है, एक लिखिए और 2 बिंदी लगा दीजिए, यानी एका। और दो को कहते हैं दो। ठीक है। और तीन को क्या कहते हैं? त्रया। तीन को क्या कहते हैं? त्रया। और देखिए चार को क्या कहा जाता है? चवार या चतुर या चत्वार, फिर चतुर्थ। आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, चाहे चत्वार लिख दीजिए या चतुर्थ लिख दीजिए या चवारा लिख दीजिए। ठीक है। अगला है देखिए पांच को क्या कहते हैं? पांच को हम संस्कृत में कहते हैं पंच या पंचम। ठीक है, चाहे आप पंच लिखिए या पंचम। अगला है छह को, देखिए हम छह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं इसमें लिखने में गलती नहीं करनी है, जहां हलंत लगा है वहां हलंत होना चाहिए। देखिए सात को क्या कहते हैं? सप्त या फिर सप्तम। ठीक है, या तो सात लिखिए, सप्त लिखिए या तो फिर सप्तम लिख दीजिए। आठ को क्या कहते हैं? अष्ट। आठ को क्या कहते हैं? अष्ट। नौ को कहते हैं नव या नवम। नवम ऐसा भी लिखा आ जा सकता है। ठीक है। 10 को कहते हैं दस। ठीक है, या दशा। हिंदी जैसे ही है शब्द। जैसे 11 को एकादश, ये समझना। देखिए 11 को क्या लिखते हैं? एकादश। और 12 को द्वादश। ठीक है, 12 को क्या कहते हैं? द्वादश। और 13 को कहते हैं त्रयोदश, यानी त्रयोदशा या त्रयोदश। 14 को कहते हैं चतुर्दश।
14 को क्या कहा जाता है? चतुर्दश। और 15 को पंचदश। 15 को पंचदश। अगला देखिए। देखिए 16, 16 को कहते हैं षोडश। षोडश। ठीक है। 17 को कहते हैं सप्तदश। सप्तदश। और 18 को कहते हैं अष्टदश या अष्टादश। ठीक है। अष्टादश। देखिए 19, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए ऑप्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कहेगा कि 19 9 10 या एकोन विंशति। यहाँ देखिए इसके नाम अलग अलग हैं। एकोन विंशति या 9 10 या फिर हम कह सकते हैं ऊनविंशति। ये तीन नाम है 19 के। और इनसे देखिए कंफ्यूज करने के लिए कोई एक नाम दे देता है। ठीक है ऑप्शन में। तो आपको इनके तीनों नाम याद रखना है। फिर देखिए 20 को कहते हैं विंशति। 20 को क्या कहते हैं? विंशति। 21 एक विंशति। ठीक है एक विंशति। और 22 को कहते हैं द्वाविंशति यानी द्विविंशति। ठीक है। और 23 को क्या कहते हैं? 23 को कहते हैं त्रयोविंशति। त्रयोविंशति। फिर अगला है देखिए 24 चतुर्विंशति। 24 को क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। और देखिए 25, 25 को हम कहते हैं पंचविंशति। पंचविंशति। अगला देखिए 26 को कहते हैं षड्विंशति। 26 को षड्विंशति। और 27 है सप्तविंशति। देखिए काफी आसान, ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाना है। बस आपको ये संस्कृत नाम एक बार देख लेना है और रिवाइज कर लेना है बस। 28 को कहते हैं अष्टविंशति या अष्टाविंशति। आगे समझिए। अगला देखिए 29, यानी 29 को क्या कहते हैं? तो देखिए नवविंशति। एक नाम है इसका नवविंशति। यह है एकोन त्रिंशत। एकोन त्रिंशत। और इसका तीसरा नाम है उनत्रिंशत। इन तीनों नाम को याद रखना है। इन जैसे जब जिसके अलग अलग नाम हैं वहां पर कंफ्यूज करने के लिए देखिए ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेता है कि इसमें से बताइए 29 को क्या कहते हैं। ठीक है। या अतिलघुत्री में पूछ लेता है। ठीक। अब लास्ट है देखिए 30। 30 को हम कहते हैं त्रिंशत। ठीक है। तो ये रही देखिए 1 से 30 तक गिनतियां, वो भी किसमें? संस्कृत में। बस अब इसके अलावा आपको संस्कृत में गिनती याद करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि आप 50 तक याद कर रहे हैं या 100 तक याद कर रहे हैं। केवल आपके सिलेबस में 1 से 30 तक हैं। और 1 से 23 ही तक पूछी जाती हैं। इसके बाहर नहीं पूछी जाती हैं, ना आज तक कभी आया है। ठीक है। इन्हीं 30 तक गिनतियों में कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। ठीक है। या तो 10 तक गिनती, स्टार्टिंग की 10 गिनती पूछ लेगा कि 1 से 10 तक गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। या कहेगा कि 15 से 20 तक गिनतियों को संस्कृत में लिखिए। या फिर 20 से 30 तक। ठीक है। इनके बीच की गिनतियों को संस्कृत में लिखिए बस। ये फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना 50 तक याद करना है, ना 100 तक, कुछ भी नहीं। बस 1 से 30 तक। देखिए इस क्लास में बस आपको इतना ही समझना था। ठीक है। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सोच क्यों रही हैं। और साथ ही साथ उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि हम डेली फर्स्ट सेमेस्टर की सारी क्लास करवा रहे हैं। ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और सारा अच्छे से आपकी तैयारी भी करवाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।